नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है द हिंदू में पब्लिश है, लिखा किसने है? आर नागराज ने। तो जैसा कि हमने बात की थी, जो लेबर लॉ हमारी गवर्नमेंट ने पास की है, एक लेबर लॉ 2019 में और एक बाकी तीन लेबर लॉ वर्तमान मतलब 2020 में पास हमारी गवर्नमेंट ने किए हैं। उसी को लेकर ये पूरा का पूरा एडिटोरियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये उसी जो विंस्टन वाली जो घटना है उसी को आधार मानकर ये अपना एडिटोरियल और अपने विचार यहाँ पर रख रहे हैं। द फेल आउट ऑफ किंग इन द रॉन्ग लेबर कोड। तो उसका नतीजा कह सकते हो फेल आउट, या विवाद कह सकते हो। फेल आउट का जनरली मीनिंग विवाद होता है, लेकिन इससे अगर पूरे शीर्षक को देखें तो यहाँ पर यही मतलब निकलता है कि जो विवाद है किसका, कि जो आपने इंटर मतलब चेंजेस किए हैं लेबर कोड के अंदर, तो वो गलत साबित हुआ और उसके परिणाम स्वरूप आपको विंस्टन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे जैसी घटना है वो आपको देखने को मिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑन December 12 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ransacked विंस्टन आईफोन असेंबली फैक्ट्री इन कर्नाटका। रैंसैक्ड मतलब आपका होता है तोड़फोड़ करना, या सीधी सी बात तहस नहस कर दी चीज़ों को वहाँ पर। एट नारासोपारा इन कोलार डिस्ट्रिक्ट अबाउट 18 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलुरु। तो बेंगलुरु को इससे लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था। वो प्लांट जो आईफोन है उसके लिए कुछ पार्ट्स बनाता था। वहाँ के जो वर्कर्स थे उन्होंने उस प्लांट में क्या कर दी, तोड़फोड़ कर दी दिसंबर 12 को। देयर आर रिपोर्ट दैट प्रॉपर्टी वर्थ 50 करोड़ वाज डैमेज्ड एंड मैनी वर्कर्स सेंट टू जेल। तो यहाँ पर रिपोर्ट जो आई है उसमें ये बताया गया है कि लगभग 50 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है और साथ ही साथ बहुत से जो वर्कर्स हैं उनको जेल भी हो गई है। द फैक्ट्री विच बिगिन प्रोडक्शन इन जुलाई एम्प्लॉयड अबाउट 200 परमानेंट वर्कर एंड 7,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। तो जो अभी फैक्ट्री जुलाई में ही स्टार्ट हुई थी उसमें लगभग 2,000 परमानेंट वर्कर्स थे और 7,000 कौन से थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्कर्स काम कर रहे थे। द फैक्ट्री डज नॉट हैव लेबर यूनियन, वहाँ कोई लेबर यूनियन भी नहीं थी। व्हाट कॉज द वायलेंस। अब यहाँ पर देखो इन्होंने एक तो प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर दिया और एक अपनी बात भी रख दी। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह करके ये अपनी लीगलिटी से भी बच गए। तो व्हाट कॉज, ऐसा क्या कारण रहा जिससे क्या हुई, वायलेंस हुई। द रीजन इज सेट टू बी the reported non-payment or only partial payment of wages of its delay and founding of labor law such as the non-issuance of the wages contract and employing women worker in night shift without providing adequate safety। तो यहाँ पर जो वायलेंस के कुछ कारण हैं वो निकल कर अभी ये सामने आए हैं कि उनको वेतन नहीं दिया जा रहा था, और वेतन दिया जा रहा था बहुत ही कम कम अमाउंट में दिया जा रहा था। जो उनसे कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया था उस कॉन्ट्रैक्ट की ना तो कॉपी दी जा रही थी, ना एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिया जा रहा था कि भाई आपको कितने समय के लिए रखा गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात की जो एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा था महिलाओं से और बगैर सेफ्टी, एक्स्ट्रा काम मतलब नाइट में काम करवाया जा रहा था और उसमें कोई सेफ्टी भी नहीं थी। ये सब कुछ प्रमुख कारण रहे इस वायलेंस को घटित होने के लिए। इंसिडेंट एंड डीपर इम्पैक्ट। अब ये जो घटना हुई और इसके इम्पैक्ट कितने गहरे हैं ये इस पे बात करेंगे। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव शार्पली कंडेम्ड द वायलेंस। तो दोनों ने ही, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तुरंत इन्होंने इसकी निंदा की। दे आर नाउ बिजी कंट्रोलिंग द डैमेज द इंसिडेंट एंड कॉज टू कंट्रीज हाई प्रोफाइल ग्लोबल कैंपेन टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्पेशली अंडर रिस्ट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टू बूस्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर दोनों ने ही तुरंत ही डैमेज कंट्रोल को करने की कोशिश की। किस किस ने, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने। क्योंकि क्योंकि एक पीएलआई स्कीम है, अगर आप एडिटोरियल कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो तो आपको मालूम होगा कि ये पीएलआई क्या है। इस पर एक डिटेल्ड पूरा एडिटोरियल आया था जब गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी। इसके साथ एक और स्कीम थी जिसका माइक्रोमैक्स जो है फ़ायदा, मतलब माइक्रोमैक्स के जो आपके सीईओ हैं उनने भी उस चीज़ का जिक्र किया था अपने जो मार्केटिंग वीडियो है, जो भी उनकी डिवाइस हैं उस वीडियो में। तो चलिए वो अलग बात है, अब यहाँ पे आते हैं। तो इन्होंने तुरंत कंडेम्ड किया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने। और क्यों कंडेम्ड किया, क्योंकि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे थे इस स्कीम के तहत, और अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस पर अफेक्ट करेगा। सो
इस कारण से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने तुरंत इस घटना का क्या किया, निंदा की। द वेस्ट्रॉन प्रोजेक्ट showcase the government's success in attracting foreign direct investment and promoting आत्मनिर्भर भारत, the vision of making India self-reliant। तो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो विंस्टन का यहाँ आना इस बात को शो करता है कि कुछ हद तक सक्सेस हो रही है हमारी गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज। However, according to preliminary inquiry reported by the state Labor Department into incident, Winston and its labor contractor violated many provisions of the law that led to the violence। तो यहाँ पर जो राज्य सरकार ने एक इंक्वायरी गठित की, उस इंक्वायरी में ये पाया गया कि जो विंस्टन वाले जो लोग हैं, ये जो कंपनी है, इसने बहुत से लेबर लॉ का क्या किया था, उल्लंघन किया था। द ताइवानीज assembler has admitted its fault and sacked its vice president for its India operation for the lapses। तो यहाँ पर जो कहते ना कि कंडीशन जो खराब हुई उसको संभालने के लिए जो ताइवान की कंपनी थी ये वेस्टर्न, तो उसने जो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको हटा दिया इन सब चीज़ों को क्या करने के लिए, ढकने के लिए। और एप्पल कॉरपोरेशन हैज़ कंडेम्ड द violation of the statutory law and reportedly put further businesses on hold until Wistron address the labor dispute। तो यहाँ पर जो एप्पल ने जो विस्टर्न जहाँ से उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था उससे भी तब तक अपने एक संबंध तोड़ने की बात कही जब तक कि वो कंप्लीटली उन लेबर लॉ को फॉलो नहीं करवा लेता या पूरी की पूरी व्यवस्था नहीं कर लेता जिससे कि वो लेबर लॉ फुलफिल हो। इन जुलाई द स्टेट गवर्नमेंट promulgated an ordinance to dilute the major labor law including the Factories Act 1948 सॉरी। तो 1948 में जो लेबर लॉ बना था उसे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। कब, जुलाई 2020 में। द एक्ट रेगुलेट द ऑर्डिनेंस वर्किंग डे लेंथ, ओवर टाइम वेजेस, हाउस ऑफ वर्क, द टाइमिंग ऑफ शिफ्ट, सेफ्टी एंड हेल्थ इशू। तो यहाँ पे वो ऑर्डिनेंस क्या काम करता था, वो ये निर्धारित करता था या रेगुलेट करता था किन किन चीज़ों को कि कितने समय वर्कर्स को काम करना चाहिए, उनकी वेजेस क्या होनी चाहिए ओवर टाइम की, और साथ ही साथ उनकी हेल्थ इशू को लेकर भी उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। Couched in legalities, the yet to be operationalized law effectively repealed the standard 8-hour working day with 12-hour with overtime payment applicable for 75 hour to 125 hour per quarter। This is the evident from workers' testimonies in the police inquiry into the incident। तो जो वर्कर्स की जो टेस्टिमनी थी या जो उन्होंने बताया उसमें यही सब बातें कहीं कि भाई जो रिपील किया गया जुलाई में उसको 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया वर्किंग आवर को। साथ ही साथ जो वर्क आवर थे मतलब कि 75 घंटे से ऊपर जो आपके हैं वो आपका क्या कहलाता था, एक्स्ट्रा वर्क में काउंट होता था। लेकिन अब उसको क्या कर दिया है, पर क्वार्टर 125 घंटा बढ़ा दिया, मतलब सीधी सी बात है कितने 50 घंटे बढ़ा दिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं पुलिस इंक्वायरी में निकल कर सामने आई कि वर्कर्स ने ये इन सब बातों का जिक्र किया। द पेंडेमिक एज अ फॉइल, पेंडेमिक क्या है, एज अ फॉइल है। एज अ फॉइल की मतलब गवर्नमेंट ने इसको कारण बता दिया कि इसके कारण हम लेबर लॉ को क्या कर रहे हैं, मतलब अमेंड कर रहे हैं या परिवर्तन ला रहे हैं या सुधार ला रहे हैं, जो भी है। Amid the health pandemic and lockdown, a few state governments sensed opportunity to quickly ram through the piece of legislation or ordinance to whittle down the labor law। तो यहाँ पर जैसे ही पेंडेमिक आई तो कई राज्य सरकारों ने इसे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के तहत लिया और उन्होंने ऑर्डिनेंस के थ्रू कई लेबर लॉ को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। इट वाज purposely to attract the foreign capital seeking alternative locations to China considering rising geopolitical tension। तो यहाँ पर उन्होंने आधार क्या बनाया कि भाई जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो चेंज हो रही हैं और चाइना से कई कंपनियां निकल कर बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो हमारे देश में आए या हमारे राज्यों में आए। द रिफॉर्म इफेक्टिवली नॉक डाउन द फाउंडेशन ऑफ नेशनल लेबर लॉ बाय पेयरिंग डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लॉ। जो रिफॉर्म है वो इफेक्टिवली
क्या कर देता है, उसका उल्लंघन करता है जो हमारे फाउंडेशन आधारभूत लेबर लॉ है उनका। The Karnataka government is apparently at forefront of such reform drive, with media widely reporting the legal changes and deep discontent among workers in state। तो यहाँ पर जो कर्नाटका गवर्नमेंट के जो रिफॉर्म है वो मीडिया के चहेते हैं या मीडिया उन पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लेबर लॉ के जैसे चेंजेस हुए हैं वो ज़्यादा मतलब अजीब हैं और उसमें जो असहमति है वर्कर्स की वो ज़्यादा है। इंडियाज लेबर लॉ आर इंडीड अकम्बरसम बेव सम। और जो इंडिया के जो लेबर लॉ हैं वो बड़े ही अनसुलझी टाइप की वो है, युक्ति है। क्यों अनसुलझी है? क्योंकि सम 47 सेंट्रल लॉ एंड 200 स्टेट लॉ। आप सोचो मतलब 47 तो सेंट्रल के लॉ हैं, 200 स्टेट के लॉ हैं और मोस्टली एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर। और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ किस पर एप्लीकेबल होते हैं? जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर होते हैं उन पर अप्लाई होते हैं। रिक्वायरिंग रैशनलाइजेशंस। तो यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो रैशनलाइज करें, आप उनको अलग अलग करें कि भाई इनफॉर्मल के लिए क्या है, फॉर्मल के लिए क्या है, स्टेट का क्या है, सेंट्रल का क्या है। इस हिसाब से उनके लिए ज़रूरत है कि उनको रैशनलाइज किया जाए। एफर्ट टू कंसोलिडेट देम हैव बीन ऑन फॉर क्वाइट अ while, but with modest progress for lack of agreement among the stakeholder and complexity of legal frame। तो इन सबको कंसोलिडेट करने की एक कोशिश ज़रूर की गई। जो अभी 4 लेबर लॉ आए हैं, अगर 4 आपको लेबर लॉ का नहीं मालूम है तो आप अगर एडिटोरियल फॉलो कर रहे हो तब तो आपको मालूम होगा कि कौन कौन से अमेंडमेंट किए हैं गवर्नमेंट ने। कई लेबर लॉ को 4 लेबर कोड में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये आपको मालूम होगा। तो वही इनका कहना है कि थोड़े से चेंजेस के साथ थोड़ी सी प्रोग्रेस तो की है कि इनने इतने कुछ लॉ को क्या कॉम्प्लेक्स करके 4 लेबर कोड में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन जो एग्रीमेंट है किन किन के साथ? जो स्टेक होल्डर है मतलब वर्कर्स के साथ, और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसकी जो लीगलिटीज़ हैं मतलब संविधानिक रूप से उसकी क्या है, इन्होंने सहमति नहीं ली या उसको विचार में नहीं लिया। इन 2019 द गवर्नमेंट कंसोलिडेट 29 सेंट्रल लॉ इनटू द 4 लेबर कोड। 29 सेंट्रल लॉ को 4 लेबर कोड में बदल दिया गया। इंट्रोड्यूस बिल इन पार्लियामेंट, और बिल पार्लियामेंट के अंदर ला दिया गया। The code concern industrial relation, occupational safety, health and working conditions, social security and wages। तो ये कुछ बिल थे जो गवर्नमेंट लाई। The code on wages bill 2019 was passed last year and remaining 3 in September this year, but without adequate consultation with stakeholder and legislative scrutiny। तो यहाँ पर 4 लेबर कोड गवर्नमेंट ने मतलब पास तो करा दिए हैं, कानून भी बन गए हैं, लेकिन जो स्टेक होल्डर है मतलब जो वर्कर्स हैं और जो लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी है वो गवर्नमेंट ने नहीं कराई। ILO स्टैंड, ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड, हाउ इट इज इन चाइना। ये चाइना के अंदर कैसा है? नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन इंक्लूडिंग द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एफिलिएटेड भारतीय मजदूर संघ हैव अपोज्ड मैनी कंटेंटियस चेंजेस। तो यहाँ पर बहुत से विवादास्पद जो बदलाव किए गए लेबर कानून में, उसमें कई जो यूनियन है उन्होंने विरोध जताया है गवर्नमेंट का, और जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जो जुड़ा हुआ एक संगठन है भारतीय मजदूर संघ, उसने भी इस चीज़ का विरोध जताया है। द रिफॉर्म गो अगेंस्ट मैनी ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन टू विच इंडिया इज अ फाउंडिंग सिग्नेटरीज। तो यहाँ पर इंडिया ने कई ऐसे लेबर लॉ का भी उल्लंघन किया जिसमें वो खुद फाउंडिंग मेंबर था या फाउंडिंग सिग्नेटरी था। इनमें द ILO चेस्टेड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विच sought टू सस्पेंड लेबर लॉ फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इनसे बात की थी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कि भाई आप जो ये कर रहे हो ये मतलब सही नहीं है। कि क्या कर रहे हो कि उन्होंने अगले 3 साल के लिए लेबर कानूनों को क्या कर दिया था, खुली छूट दे दी थी। देयर इज अनडाउटली अ लॉट टू लर्न फ्रॉम चाइनाज इंडस्ट्रियल सक्सेस। यहाँ पर बेशक यहाँ पे हमें चाइना की जो इंडस्ट्रियल सक्सेस है उससे बहुत सी चीज़ें सीखनी चाहिए, बट द गवर्नमेंट सीम्स कीन टू एमुलेट चाइनाज लॉन्ग वर्किंग डे, अ फ्लेक्सिबल यूज ऑफ
लेबर। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि जो चाइना में जो लॉन्ग वर्किंग डे है उसको भी अप्लाई कर दे, और जो वर्कर्स का फ्लेक्सिबल और मतलब फ्लेक्सिबल अलग अलग समय में वर्कर्स को काम देना, तो ये भी अलाउ कर दे, तो गवर्नमेंट ये चाह रही है। However, China also mandate employers to provide dormitory accommodations for worker close to the factory and other social security benefit। यहाँ पर चाइना लेकिन क्या कर रहा है, बहुत से ऐसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अपने प्रोवाइड करवाता है, वहाँ की फैक्ट्री प्रोवाइड करवाती हैं ये सब। फैक्ट्री प्रोवाइड द डोरमेट्री अकोमोडेशंस इज प्रिंसिपल रीजन फॉर स्लम फ्री चाइनीज इंडस्ट्रियल सिटी अनलाइक इन इंडिया। तो उसके जो डोरमेट्री फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की वजह से वहाँ पर क्या है, स्लम फ्री हो गया है चाइना, और जो इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करवाती हैं उनको घर वगैरह, तो उनसे भी क्या है, हेल्प मिल रही है। तो इंडिया के लिए ऐसा करना चाहिए, जबकि इंडिया में ऐसा दिखाई नहीं देता है। Moreover, as a widely known, China's local government compete with each other to offer excellent physical infrastructure and ensure adequate credit to industrial enterprises through the National Development Bank, thus implicitly subsidizing production cost। तो यहाँ पर क्या है, जो चाइना की जो इंटरनल गवर्नमेंट है, यहाँ पर आप अगर समझ लो राज्य सरकारें हो गई, वहाँ पर प्रांत सरकारें या जो मेयर हैं या जो जिलाधीश हैं, तो वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं किस चीज़ में, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाएं। क्यों ऐसा करते हैं वो, क्योंकि उनकी इसी आर्थिक उस आर्थिक जिस हिसाब से उनका क्षेत्र आर्थिक रूप से ग्रो करता है, उसी हिसाब से उनका प्रमोशन भी होता है। द लोकल गवर्नमेंट एंड पार्टी ऑफिशियल हुज ऑब्जेक्टिव इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट एज अ midwife in industrial promotion। why do they do so? और वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बिकॉज द प्रोफेशनल रिवॉर्ड फॉर चाइनीज ब्यूरोक्रेसी एंड प्रोविंशियल रूलिंग पार्टी ऑफिशियल आर डिपेंडेंट ऑन लोकल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर लोकल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के आधार पर ही वो डिपेंडेंट होता है, और सीधी सी बात है उनका जो कहते हैं ना प्रमोशन होता है जो ब्यूरोक्रेट्स का, वो इसी आधार पर होता है। India's effort at cherry picking legal changes for labor reform without reasonable compensation are bound to face resistance। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि बगैर किसी रीजनल कंपनसेशन के, और इन्होंने जैसे लेबर लॉ में बदलाव कर दिए हैं, वो क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को फेस करेंगे या कर रहे हैं। डेटा ऑन अर्निंग। The average daily earning of casual worker in urban India is in 2018-19 as per the official periodic labor force survey are 256 और 6,400 a month for 25 day of work। तो यहाँ पर एक सर्वे किया गया, तो उसमें यही पाया गया कि जो एवरेज अर्बन इंडिया में जो वर्कर्स हैं वो कितना कमाते हैं, कि 25 रुपये एक दिन के या 6,400 रुपये पूरे महीने के, 25 दिन के हिसाब से, 25 दिन के वर्क के हिसाब से। इट इज़ वेल बिलो द ऑफिशियल लिविंग वेजेस एज डिफाइंड बाय द सेवन्थ पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और जो सेवन्थ पे कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी उससे बहुत नीचे है ये सब चीज़ें। इंडस्ट्रियल वर्कर आर एवर ईगर to work longer or for overtime considering the low absolute earning level। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल में क्षेत्र में है वहाँ पर तो और हालत ख़राब है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समय लोगों को काम करना पड़ता है और कम मतलब कम पैसों में। ट्रेड यूनियन मोस्टली वेलकम नेगोशिएशन फॉर लेबर फ्लेक्सिबिलिटी लिंक्ड टू प्रोडक्टिविटी बट रजिस्ट इट्स यूनिलेटरल इम्पोजिशंस इफ द प्रोडक्टिविटी गेन एक्रू mainly to मैनेजमेंट। तो यूनियन जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है या लेबर यूनियन है, ट्रेड यूनियन कह सकते हो आप, तो वो वेलकम करते हैं इस चीज़ का कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है लेबर्स की, वो एक्सेप्ट करते हैं। जैसे प्रोडक्टिविटी से लिंक्ड है कि भाई जिसने ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं जो लेबर, उनको ज़्यादा तवज्जो दे दिया जाना वाली बात, या उनका जो प्रमोशन है उसको मतलब एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आप अगर यूनिलेटरली मैनेजमेंट के द्वारा यूनिलेटरली उस चीज़ को अगर रन किया जाएगा, तो वो क्या होती हैं, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करते। इफ इट इज़ प्रोडक्टिविटी गेन
accrue mainly to the management. The Western episode has highlighted how the government has sought changes worker as length of the working day was unilaterally raised from 8 hours to 12 hours in October, undoing the principal provision of Factory Act 1948. तो यहाँ पे जो विंस्टन का एपिसोड है उसने ये बताया कि कैसे सिर्फ गवर्नमेंट ने क्या शॉर्ट एपिसोड चेंज किया या शॉर्ट चेंज किया, क्या क्या चेंज किया कि 8 से 12 घंटे कर दिए अक्टूबर में, और उसका परिणति क्या हुई ये आप सभी ने देखा। वो जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को लचीला किया उसका परिणाम क्या हुआ। द स्टेट लेबर डिपार्टमेंट हैज रिपोर्टेडली एडमिटेड द फ्लो इन द ऑर्डिनेंस इन इट्स लेटर टू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एट द सेंटर। और जो राज्य के जो लेबर डिपार्टमेंट है उसने जो हमारे सचिव हैं केंद्र के उनके लिए चिट्ठी लिख के भेजी है, और जो विसंगतियां हैं उसमें उसको भी उनने दर्शाया है। इफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉय and their labor contractor view the reform as unbridled hunting license, such legal changes are bound to unleash a backlash sooner than later. The Winston episode seems to prove this. और अगर ये जो रिफॉर्म है मतलब एम्प्लॉयर हैं और जो वर्कर्स हैं उनके बिटवीन अच्छा रिलेशन नहीं स्थापित कर पाते, या अनब्राइजल या निरंकुश हैं, ठीक है, या इस हिसाब से निरंकुश हैं, तो वो फिर क्या उसका परिणति क्या होगी कि उसको बैकलेस में आना पड़ेगा, मतलब उसकी परिणति बुरी होगी नो डाउट, और वो सूनर बहुत जल्दी होगी बजाय इसके कि उसको कुछ समय लगेगा। और यही पूरी की पूरी घटना विंस्टन वाले जो प्लांट में हुई उसने हमें चीज़ें सिखा दी हैं। नो सरप्राइज, व्हाट आर द लेसन ऑफ द सॉरी एपिसोड। हुडविकिंग वर्कर हुडवाइकिंग वर्कर्स इज politically illegitimate and economically suicidal in shrinking economy। तो यहाँ पर हुडविकिंग मतलब धोखा दिए गए वर्कर्स पॉलिटिकली क्या है, इलेजिटिमेट है, और इकोनॉमिकली क्या है, सुसाइडल हो जाते हैं। जब जैसे ही इकोनॉमी श्रिंक होती है तो सुसाइड होने लगती है। और ये मैंने कल आपको एडिटोरियल जो उसमें है उसमें कवर भी किया था कि कैसे चाइना ने क्या किया है, अपने यहाँ जो वर्कर्स हैं फैक्ट्री में काम करने वाले वो सुसाइड ना कर पाए तो वहाँ पर फेंसिंग लगा दी है। क्यों? क्योंकि वहाँ के फॉक्सट्रॉन या एक ऐसी कंपनी थी, वहाँ के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे वहाँ की खिड़कियों से कूद कूद कर वर्कर्स क्या कर रहे थे, जान दे रहे थे। ड्यूरिंग द लॉकडाउन फॉलोइंग नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक व्हेन lakhs of workers lost job and livelihood, trudging back of their blaze, trudging मतलब पैदल चलना, on insensitive government instead of address the humanitarian crisis cleverly sought to capitalize on working class misery to undercut wages of morally reprehensible act in any civilized society। तो यहाँ पर जो हमने सिचुएशन देखी थी कोरोना वायरस के कारण कि कैसे लोगों की जॉब गई और फिर वो गांव अपने अपने गांव जाने के लिए मजबूर हुए। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को एड्रेस करने की बजाय उसने इस टाइप के चेंजेस कर दिए या इस टाइप के चेंजेस ला दिए। सो इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज इफ सच हैस्टी एंड क्राफ्टी मेजर हैव नाउ बैकफायर्ड। तो यहाँ पर कोई ऐसी सरप्राइज नहीं होनी चाहिए कि इस प्रकार के हैस्टी और जो क्राफ्टी मेजर्स हैं वो बैकफायर करेंगे गवर्नमेंट को। कैसे बैकफायर करेंगे कि जो विंस्टन में जो हालात हुए या दंगे हुए, डेंटिंग इंडियाज इमेज अमंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स, और इस प्रकार से जो हमारी इमेज है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के बीच में वो खराब हुई। द विंस्टन डिस्प्यूट has apparently turned the clock back on government's effort to boost domestic production and enhance national self-reliance। तो यहाँ पर जो घड़ी है उसको मोड़ दिया है गवर्नमेंट की तरफ ही कि जो आत्मनिर्भर भारत है उसको किस हिसाब से मैनेज करना है और किस हिसाब से बढ़ाना है। अब वापस से गवर्नमेंट के उसमें ही क्लॉक को मोड़ दिया है जो आगे बढ़ गई थी। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।